पार्टी ने पहले भी जो बहुत ज़्यादा इसमें प्रदेश में विकास के काम किए थे, आम जनता के लिए विकास के काम किए थे। पहले 1600 करोड़ रुपए का तो बिजली के बिल माफ़ किए थे लोगों के लिए। मेट्रो रेल हमारे फरीदाबाद ही नहीं बल्लभगढ़ तक लेकर के आए थे, उधर बहादुरगढ़ तक लेके गए थे। मेट्रो रेल को मानेसर तक भी कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाने का काम किया। रेल की लाइन जो है वो जींद और इसमें जो कई किलोमीटर की रेल की लाइन बिछी हैं, 4 बिजली के पावर स्टेशन लगाए थे, मेडिकल कॉलेज खोले थे। तो विकास के एकदम जो बहुत ये काम किए गए थे और उनका परिणाम था कि अब आप देखो, हमारे पलवल में देखो कितना शानदार सेक्रेटरीट बना है। सभी जिलों में जो सेक्रेटरीट बने हैं, लघु सचिवालय या वो जुडिशरी कॉम्प्लेक्स बने हैं, बहुत शानदार ढंग से हुड्डा साहब के समय में बने हैं। तो वो ये विकास के काम हम साथ साथ करेंगे। अभी इस सरकार ने, ठीक है, 4.25 लाख बुजुर्गों की पेंशन काट दी, जो एक बहुत घटिया राजनीति की सोच है। क्योंकि ये जो बुजुर्गों की जो पेंशन थी, ये चौधरी देवीलाल जी के टाइम में 88-89 में शुरू हुई थी और उसमें कोई इनकम का आधार नहीं था, ये सम्मान पेंशन थी। और तब से हमारे कांग्रेस के राज तक सम्मान पेंशन के रूप में ही वितरित करते रहे, उनको बुजुर्गों को पेंशन देते रहे। अब इन्होंने ये बैन लगा दिया कि जो 1,80,000 रुपये की जिसकी आमदनी एक साल में है, उससे ज़्यादा है, उनको बुजुर्गों में कोई भी पेंशन नहीं दी जाएगी। तो ये इसकी बहुत कटु भर्त्सना हमारी पार्टी ने की है और सभी लोग इस बात से दुखी हैं कि भाई बुजुर्गों के साथ भी इस तरह की जो राजनीति का खेल किया है। अब 15,000 रुपये महीने तो कोई चपरासी की भी जो है वो भी 25,000 से ऊपर ही उसको मिलते हैं, तो उसके भी पेरेंट्स को कोई ये नई पेंशन मिल सकती। जो छोटा मोटा जिस पर कोई खेती का है, कोई काम करता है, उसको पेंशन नहीं मिल सकती। तो ये लोगों के हितों के साथ कुठार लगा। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में हर कोने में, हर विधानसभा में, हर जिले में आज़ादी की गौरव यात्रा निकाली है और इस आज़ादी की गौरव यात्रा में सभी महान शहीदों को और उस स्वतंत्रता संग्राम के सभी सेनानियों को, बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनके व्यक्तित्व पर, उनके कर्तव्य पर चर्चा की गई, पूरा विस्तार के साथ बताया गया और मौजूदा परिस्थितियों में जो सरकार चल रही है उसके बारे में भी जन जागरण अभियान के तहत सारे जो इस गौरव यात्रा के माध्यम से अपनी बात कांग्रेस पार्टी ने रखी है और बड़ा भारी रिस्पांस जनता की तरफ से इस यात्रा में मिला है। आज प्रदेश के हर कोने से ये आवाज़ उठी है इस सरकार के खिलाफ भी और आज़ादी गौरव यात्रा के पक्ष में। एक ऐसा लगता है कि पूरा प्रदेश आज कांग्रेस में होकर के रह गया है और ये निश्चित तौर से बदलाव के संकेत हैं। आने वाले समय में कांग्रेस आ रही है और भाजपा जा रही है। अब का कोई भी गुट अलग नहीं है, कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। अभी हमने चिंतन शिविर किया था, हमारे सभी विधायक मौजूद थे। एक केवल करण चौधरी नहीं थी, उनके अपने विधानसभा में कुछ प्रोग्राम लगे हुए थे, इसलिए वो नहीं पहुंची। तो इसलिए कोई भी हमारे यहाँ पर कोई गुटबाजी नहीं है। रणदीप सुरजेवाला बाहर गए थे यूएसए में और जो शैलजा जी थी बहन जी का, उनका मेरे पास फ़ोन आया था, उनका कोई ऐसा जरूर काम लग गया था, वो नहीं पहुँच पाई थी। तो गुटबाजी आज कहाँ है? आज तो सारे कांग्रेस एक है, तो कोई गुटबाजी नहीं है और कोई छोटी मोटी, ये बड़ा परिवार है, कोई छोटे मोटे कोई मतभेद हो सकते हैं तो वो बैठ करके सुलझा लिया। हमने फैसला लिया है हमारी पार्टी ने कि हम सत्ता में आते हैं तो 1.5 साल बाद जब भी चुनाव होगा, चुनाव में जब हमारी पार्टी सरकार बनेगी तो उनको दोबारा से पेंशन उनकी बहाल की जाएगी और ब्याज सहित उनको दिया जाएगा। और हमने ये भी निर्णय लिया कि हमारी सरकार बनने के 1 महीने बाद से ही हम सभी बुजुर्गों को 6-6 हज़ार रुपये महीने पेंशन देंगे। हमने ये भी फैसला लिया कि हर घर में 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, 300 यूनिट तक कोई भी बिल नहीं आएगा। हमने ये भी फैसला लिया कि जो SC BC गरीब आदमी जो है
उनको जो बीपीएल धारक हैं उनको पहले 100-100 गज के प्लॉट दिए गए थे। हमारे पार्टी ने फैसला लिया कि हम सत्ता में आते हैं तो उस स्कीम को जो इन्होंने बंद कर दिया, किसी को 1 इंच प्लॉट नहीं दिया इन्होंने, उस स्कीम को हम दोबारा से लागू करेंगे और सभी गरीब आदमियों को दोबारा से प्लॉट देंगे। जो एससी कमीशन है, अनुसूचित जाति आयोग, जो उन्होंने आते ही भंग कर दिया, जो उन्होंने वादा किया था कि हम उसको और मजबूत प्रदान करेंगे, लेकिन उन्होंने भंग कर दिया, वो अभी तक नहीं बनाया। उस एससी कमीशन का हम पुनर्गठन करेंगे और उनको संवैधानिक अधिकार दिया जाएगा, जिससे किसी भी गरीब आदमी के साथ, एससी के साथ में कोई उनके साथ में घटना दुर्घटना ना हो, अगर होती है तो उस पर ठीक ढंग से संज्ञान लिया जा सके। लोगों का एक तरह से इसमें इतना शोषण हुआ है, आज जो महंगाई का, जो बेरोजगारी का, जो घोटालों की ये सरकार बनी है हरियाणा के अंदर, चाहे वो शराब घोटाला है, चाहे वो खनन घोटाला है जिसमें 5 लोग पहले मारे गए, अभी एक डीएसपी की हत्या कर दी गई, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। पहली बार मैंने देखा कि 6 विधायकों को जान से मारने की धमकी दी गई, उनसे पैसा वसूलने का, फिरौती के लिए उनसे पैसा वसूलने का प्रयास किया गया। आज पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है और प्रदेश में इन लोगों ने पूरी तरह से प्रदेश को कर्ज में डुबो दिया है। 1966 में हरियाणा बना था, 2014 तक 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा हरियाणा के ऊपर था, जो इन्होंने 8 साल में बढ़ा करके 3.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कर दिया। इन्होंने 2016 में एक मेला लगाया था गुड़गांव में उद्योग धंधों के लिए, एनआरआई और बाहर के बुलाए थे, 200 करोड़ रुपए उसमें खर्चा किया गया। उसमें इन्होंने कहा था कि हरियाणा के अंदर 6,19,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, 407 फैक्ट्रियाँ लगेंगी और 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन ढाक के 3 पात हुए, आज एक भी उसमें कोई भी एमओयू उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा और इनको वाइट पेपर जारी करना चाहिए। आज प्रदेश को कर्ज में डुबो दिया, कोई काम इन्होंने नहीं किया, कोई बिजली का बड़ा कोई कारखाना नहीं लगाया, मेट्रो रेल को 1 इंच नहीं बढ़ी, रेल की लाइन को 1 इंच नहीं बढ़ी, कोई मेडिकल कॉलेज को नए ऐसे नहीं बने। तो इन्होंने वो पैसा कहाँ कर्जा ले करके किस तरह से जनता को कर्ज में डुबोते जा रहे हैं, वो एक बहुत ही निंदनीय भी है और चिंतनीय भी। बीजेपी के जो जिसकी ये संस्था है, राजनीतिक एक ब्रांच है, आरएसएस उस समय जनसंघ बोलते थे, इनका आज़ादी के संघर्ष में योगदान शून्य था। इन्होंने किसी भी स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया, किसी का साथ नहीं दिया। इन्होंने तो 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पत्र लिख करके उस समय वायसराय को लिखा था कि हम इस आंदोलन के साथ नहीं हैं। तो ये लोग जो है राष्ट्र के साथ कभी रहे नहीं, तिरंगा को इन्होंने अपना माना नहीं, उसको अपशुक नहीं मानते थे। 55 साल तक इन्होंने अपने मुख्यालय पर तिरंगा फहराया नहीं। आज ये तिरंगा को मानने लगे तो अच्छी बात है, लेकिन अतीत में जो इनका जो रहा है इतिहास, वो राष्ट्र के साथ नहीं रहा और इनकी इन्हीं गतिविधियों की वजह से सरदार पटेल ने इन पर बैन लगाया था। जो व्यक्ति आज ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मानने लगे हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो हत्यारे थे गॉडसे, उनके मंदिर बनवाने वाले ये लोग हैं। गांधी की हत्या में इनसे जुड़ी हुई जो सोच जो थी अलगाववाद की और जो धर्मांधता की, उसका परिणाम था कि जो गांधी जी की हत्या की गई और ये उन हत्यारों का मंदिर बनवाते रहे, उनको जो पूजने के लिए और उनको जो उसको प्रतिष्ठापित करते रहे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मैं समझता हूँ कि जो राष्ट्रपिता के बारे में ऐसा सोचते हैं वो देश विरोधी सोच है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।